हेलो विद्यार्थी जी, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई भी बहुत बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं के रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर 1 को देखने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे, बहुत ही गहराई में जाकर पढ़ेंगे, जीरो से एकदम एडवांस तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका जो पहला चैप्टर है रसायन विज्ञान का कक्षा 10वीं का, उस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण है। इसी के बारे में हम लोग को इस चैप्टर में बहुत ही डीपली से पढ़ना है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि ये रासायनिक क्या है, परिवर्तन है, क्योंकि आप लोग बचपन में कक्षा 6 क्लास में पढ़े होंगे रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ पे भौतिक परिवर्तन नहीं, यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोग को, अभिक्रिया के बारे में। क्योंकि आप लोग 6 क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में पढ़े होंगे रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, लेकिन यहाँ पे परिवर्तन नहीं है, क्या पढ़ना है हम लोग को, अभिक्रिया। तो ये मत सोचिएगा कि हम लोग तो पहले से ही जानते हैं रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन, तो इसको भी जानते होंगे। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, रासायनिक अभिक्रिया एवं भौतिक अभिक्रिया के बारे में। जब आप लोग नाम सुन ही लिए हैं तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं बचपन के कुछ यादों को। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, इसमें नया पदार्थ बनता है। ठीक है, पदार्थ के रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, जैसे भोजन का पक जाना, कोयला का जल जाना। यानी जब एक बार परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम लोग पिछले वाले अवस्था में यानी पहले वाले अवस्था में नहीं ला सकते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन ऐसा होता है जिसको परिवर्तन के बाद भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पहले वाली स्थिति में हम लोग ला सकते हैं। जैसे जल से बर्फ़ का जम जाना, फिर बर्फ़ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जल को बना सकते हैं। उसी प्रकार से मोम का पिघल जाना, मोम पिघल गया तो उसको फिर से हम लोग जमा सकते हैं, तो एक ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें कक्षा 10वीं में क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे, अभिक्रिया। यहाँ पे क्या पढ़ना है हम लोग को, अभिक्रिया। और बचपन में हम लोग पढ़ते हैं परिवर्तन। ठीक है, ध्यान में रहेगा आप लोगों को। तो चलिए हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ना कि परिवर्तन। परिवर्तन को हम लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, उसको अच्छा से आप लोग सीख भी चुके होंगे। अब हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इससे हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा गया है यहाँ पे परिभाषा इसका। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है तब उसे क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एक पदार्थ का भी निर्माण कर सकता है, एक से अधिक भी पदार्थ का निर्माण कर सकता है। ठीक है, जैसे में आप लोग देखे होंगे दूध जो होता है क्या होता है, कभी कभी फट जाता है, तो उसमें कौन अभिक्रिया हुआ रहता है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ रहता है। ठीक है, उसी तरह से जब हम लोग गर्मी के मौसम में भोजन को बनाकर रख देते हैं तो बहुत समय के बाद में क्या हो जाता है, वो खट्टा लगने लगता है। खाने पे कैसा लगता है, खट्टा लगने लगता है, उसमें तरह तरह के गंध आने लगता है, मतलब अजीबो गरीबो ऐसा गंध आने लगता है, महकने लगता है। तो उसमें भी क्या हुआ रहता है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ रहता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, वो भोजन हमारा खराब हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग जान चुके हैं। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो कौन कौन सी घटना घट सकता है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया होता है तो क्या क्या हो सकता है। नंबर 1 में इसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। इसकी अवस्था क्या हो सकता है, बदल सकता है। अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। नंबर 2 में जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो इसके रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। रंग में परिवर्तन हो सकता है। जैसे आप तरह तरह के केमिकल को देखे होंगे, एक दूसरे में मिलाया जाता है तो क्या होता है, उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है। मतलब पहले कुछ और रंग रहता है और बाद में कुछ और रंग हो जाता है। तो क्या होता है, वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसके कारण से उसका रंग बदल जाता है। नंबर 3 में आप लोग देखेंगे, नंबर 3 में क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में अवक्षेप बनता है, मतलब कुछ पदार्थ भी बनता है। यानी रासायनिक परिवर्तन के दौरान में
ये एक क्रिया होती है। एक और क्रिया क्या होता है, गैस निकलता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो उसके साथ में गैस निकलता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, गैस निकलना, गैस भी निकलता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, जब चूना जो होता है उसको हम लोग जल में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से रासायनिक अभिक्रिया होता है, और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में उसमें से गैस निकलता है और साथ ही साथ ऊष्मा भी निकलने लगता है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, इसके ताप में भी परिवर्तन होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें ताप में भी परिवर्तन होता है। क्या होता है, ताप बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। रासायनिक अभिक्रिया जब होता है तो क्या हो सकता है, ताप भी परिवर्तित हो सकता है। जैसे देखिए, जब हम लोग चूना को डालते हैं तो कैसा रहता है, नॉर्मल रहता है। जब हम लोग उसको जल में डालते हैं तो ठंडा हो जाना चाहिए, लेकिन क्या होता है, गर्म हो जाता है और उसमें से ऊष्मा निकलने लगता है। यदि आप उसमें हाथ डालेंगे तो हाथ भी आपका जल सकता है, इतना ज़्यादा ऊष्मा उसमें से निकलता है। उसी प्रकार से यूरिया जो होता है, हम लोग खाद यूरिया जो खेतों में छींटते हैं, उसको क्या कीजिएगा आप, यदि जल में डालिएगा तो उसमें क्या होगा, जल में डालिएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसमें से तापमान घट जाएगा, यानी बहुत ठंडा लगेगा। ऐसे आप कभी छींटने जाइएगा अपने खेतों में तो मुट्ठी में लीजिएगा और जल में उसको डालिएगा, देखिएगा कितना बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है, बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस होता है, यानी वहाँ पे क्या हो गया, ताप घट गया। उसी प्रकार से जो डिटर्जेंट होता है, सर्फ, जिससे हम लोग अपने कपड़ा को धोते हैं, उसको क्या कीजिएगा, जब आप कपड़ा धोने जाइएगा तो अपने हथेली में रखिएगा सर्फ को और जल के अंदर ऐसे अपनी हथेली को डुबा दीजिएगा, देखिएगा कुछ थोड़ा सा क्या होगा, गर्मी महसूस होगा। तो क्या होता है, वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में उसमें से ऊष्मा निकलने लगता है। ठीक है, चूना को वैसे मत कीजिएगा, हाथ में लेकर जल में न डलिएगा, नहीं तो आपका हाथ भी जल सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या हो सकता है। तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी पहले कुछ और था, बाद में कुछ और बन सकता है। उसके रंग में परिवर्तन आ सकता है, पहले लाल था तो पीला हो सकता है, काला था तो उजला हो सकता है, ऐसा मतलब कुछ हो सकता है रंग में परिवर्तन। अवक्षेप बन सकता है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कुछ अलग पदार्थ बन सकता है। गैस निकलना, यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान में गैस का भी निकलना मतलब जरूरी होता है, निकल भी सकता है, नहीं भी निकलता है। तापमान में परिवर्तन हो सकता है, यानी जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो उसमें क्या हो सकता है, ताप घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, जैसे देखिए, रासायनिक अभिक्रिया के कारण ही हम लोग क्या कर पाते हैं, दूध को फाड़ कर पनीर बना पाते हैं। ठीक है, दूध से दही बना पाते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, मतलब उसके कारण ही बना पाते हैं। उसी प्रकार से जो छोला ओला होता है, वो चाट ओट, वो भी बनता है, उसमें भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, क्योंकि उसको बनाने से पहले उसको बनाकर थोड़ा देर पहले रख दिया जाता है, ताकि उसमें रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिससे के कारण उसका स्वाद बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे उसके बाद में हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो अब रासायनिक समीकरणों को हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक पे। ये जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है उसको आपको याद नहीं करना है, बस आपको समझना है, क्योंकि याद कीजिएगा बाद में भूल जाइएगा। रटंतु विद्या घटंतु विद्या, यानी इसको रटकर नहीं पढ़ना है, रटिएगा तो आगे चल के ये भूल जाइएगा, लेकिन समझ कर पढ़िएगा तो अधिक दिनों तक आपको याद रहेगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं अब, रासायनिक समीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके संकेत अथवा सूत्रों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण जैसे में देखिए, देखिए यहाँ पे क्या है, यह है रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे हो रहा है, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और एक उत्पाद बन रहा है। ठीक है, एक पदार्थ बन रहा है। तो जब हम लोग अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उसके संकेत अथवा उसके सूत्र के माध्यम से लिखते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं,
रासायनिक समीकरण। जब अभिक्रियाओं को, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके संकेत के रूप में या उसके सूत्रों के रूप में लिख देते हैं, तो उसी को तो हम लोग कहते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। देखिए जैसे मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, तो मैग्नीशियम का संकेत को हम लिख दिया यहाँ पे। उसी प्रकार से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2, उसको लिख दिया यहाँ पे 2 रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा लीजिएगा, ठीक है। ऑक्सीजन का क्या होता है, O2 होता है, और ये दोनों के मिलने से क्या बन गया, दोनों के साथ में जब अभिक्रिया हुआ है एक नया पदार्थ मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कौन सा पदार्थ मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसी प्रकार से देखिए जैसे में लोहा जो होता है आयरन, जल के साथ में अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पे क्या हो गया, जब हम लोग लोहा के साथ में जल का अभिक्रिया कराते हैं या जल के साथ में लोहा का अभिक्रिया कराते हैं, आयरन का अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड बनता है, और साथ ही साथ एक अवक्षेप बनता है। देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, एक अवक्षेप हो गया, मतलब अलग पदार्थ बन गया जो हाइड्रोजन गैस के रूप में, यानी इसमें से गैस निकल रहा है। जब हम लोग इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, गैस भी निकलेगा। वहीं हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, गैस भी निकलता है, ताप में परिवर्तन होता है। जब चूना पानी का अभिक्रिया कराया जाता है उसमें ताप में परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैग्नीशियम के साथ में ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, आयरन के साथ में जल, अर्थात इसको भाप भी बोल सकते हैं, कहीं कहीं पे इसको भाप भी बोला जाता है, वाष्प, वाष्प भी आप लोग इसको कह सकते हैं, H2O को वाष्प भी कहा जा सकता है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कहिएगा कि जल का सूत्र है तो इसको भाप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाप का ही रूप होता है क्या, जल। तो जब हम लोग आयरन और जल के साथ में अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, आयरन ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं और रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग सीखेंगे रासायनिक समीकरण को सीखना, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, कंकाली रासायनिक समीकरण क्या है, बहुत सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना है, ठीक है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार से किसको कहेंगे कौन सा अभिक्रिया है, इस प्रकार से यदि आप इसको रट के याद कीजिएगा तो आपसे याद नहीं हो पाएगा, कुछ दिन के बाद भूल जाइएगा। जैसे यहाँ पे पूछ दिया जाए ये कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि कौन संयोजन अभिक्रिया है कि कौन अभिक्रिया है, तो इसको रट लीजिएगा। मान लीजिए आगे कुछ दिया गया हो, दूसरा यहाँ पे बदल दिया जाए तो दिक्कत होगा, तो इसीलिए आपको ध्यान से पढ़ना है, न कि इसको रटना है, ठीक है। ये सब समझने वाला चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक और उत्पाद के बारे में, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद के बारे में हम लोग देखेंगे इसको मिटाने के बाद में। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला टॉपिक को, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद को थोड़ा देर बाद देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण को हम लोग जब देखे हैं तो इसी के जस्ट बाद हम लोग देख लेते हैं शब्द समीकरण, ठीक है। शब्द समीकरण, तो शब्द समीकरण क्या होगा, आप लिख सकते हैं जब रासायनिक समीकरण को शब्द के माध्यम से लिखा जाता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया को, जब रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के माध्यम से लिखा जाता है, शब्द के द्वारा लिखा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। जब शब्दों के द्वारा लिखा जाता है तो उसे शब्द समीकरण कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं, जब रासायनिक अभिक्रियाओं को शब्द के द्वारा लिखा जाता है, किसके द्वारा लिखा जाता है, शब्दों के द्वारा लिखा जाता है, तब उसे हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। जैसे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो यहाँ पे हम लोग शब्द के द्वारा लिखे हैं। पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, संकेत के द्वारा लिख रहे थे या सूत्र के माध्यम से लिख रहे थे, तो उसे रासायनिक समीकरण कह रहे थे। यहाँ पे शब्द समीकरण, तो जब रासायनिक अपक्रिया को किसी शब्द के माध्यम से लिखा जाता है, शब्द के द्वारा लिखा जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं शब्द समीकरण। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अभिकारक और उत्पाद के बारे में। थोड़ा सा रुक जाते हैं, लाइट कट गया है, लाइट आएगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, अभिकारक। क्या देखेंगे हम लोग, अभिकारक। ठीक है, उसके बाद में उत्पाद। अभिकारक देखिए क्या होता है। अभिकारक, हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं, रासायनिक अपक्रिया पढ़े हैं। तो जब रासायनिक अपक्रिया होगा तो उसमें कोई ना कोई पदार्थ तो चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए कोई पदार्थ की आवश्यकता तो होगी। तो जिस पदार्थ की आवश्यकता होती है, यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, यानी जिसके सहायता से रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। तो इसको कैसे लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है किसी रासायनिक अपक्रिया में कितने अभिकारक हो सकते हैं, तो आप कह सकते हैं अभिकारक एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, या दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, अभिकारक कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, और दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी रासायनिक अपक्रिया में कितने, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कितने अभिकारक हो सकते हैं, तो आप कहेंगे एक, दो या दो से अधिक हो सकते हैं। जैसे में देखिए यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, रासायनिक अभिक्रिया कराने के लिए हम लोग क्या क्या लिए हैं, मैग्नीशियम को लिए हैं और ऑक्सीजन को लिए हैं। तो यहाँ पे ये दोनों क्या कहलाएगा, अभिकारक कहलाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा अभिकारक। अभिकारक है, ये दोनों क्या है, रासायनिक अभिकारक है, सॉरी अभिकारक है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन भाग लिया है, तो इन्हीं दोनों ने क्या किया है, भाग लिया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए कौन कौन तैयार है, ये दोनों तैयार है। तो इसी को हम लोग कहेंगे अभिकारक। ठीक है, क्या कहेंगे, अभिकारक। अब इसके बाद में रासायनिक अभिक्रिया के बाद में कुछ ना कुछ तो बनेगा। जब रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रासायनिक अभिक्रिया के बाद में कुछ बनता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बना तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद। इसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद। तो आपसे पूछा जाता है उत्पाद क्या है, तो कैसे बताएंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद। यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद, रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ बनता है उसी को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, उत्पाद। उत्पाद किसे कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के बाद में जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग कहते हैं उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है, यानी जिसके सहायता से रासायनिक अभिक्रिया होता है उसे कहते हैं अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप अर्थात बाद में जो बनकर तैयार होता है उसे क्या कहते हैं, हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपसे पूछा जाएगा इसमें कौन अभिकारक है और कौन उत्पाद है, ये बताना होता है आपको। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा इनमें से कौन अभिकारक है। ऑप्शन में रहेगा मैग्नीशियम, MgO, दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आप क्या कहेंगे, मैग्नीशियम मानेंगे। यदि ऑक्सीजन रहेगा तो ऑक्सीजन भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, दोनों अभिकारक है। इसमें कितने अभिकारक है, दो अभिकारक है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिएगा, देखिए इस रासायनिक अपक्रिया में कौन कौन भाग लिया है, आयरन और जल दोनों ने भाग लिया है। रासायनिक अपक्रिया करने के लिए दोनों ने यहाँ पे भाग लिया है। तो इसमें दोनों क्या हो गया,
भाग रहा है नहीं, भाग लिया है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार है। ये मत समझिएगा अच्छा ये दौड़ के भाग रहा होगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है का मतलब ये मत बुझिएगा कि ये भाग रहा है, ठीक है, ऐसे नहीं समझना है। ये क्या है, आयरन है और जल है, दोनों रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए तैयार हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक। अभिकारक क्या हो गया, ये अभिकारक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्पाद बनेगा इसमें, तो बनेगा क्या, आयरन ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगा। आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन गया। दो अभिकारक ने भाग लिया था रासायनिक अभिक्रिया में और उत्पाद के रूप में कितना बना है, दो उत्पाद भी बना है, एक आयरन ऑक्साइड बन गया है और एक हाइड्रोजन गैस बन गया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आपको थोड़ा सा याद रखना है कि तीर जो होता है, ये बीच में तीर है, तीर के निशान जो है उसके बाएं तरफ अभिकारक होते हैं। तीर के बाएं तरफ अभिकारक और तीर के दाएं तरफ उत्पाद होता है। कोई भी रासायनिक समीकरण यदि लिखा हुआ रहेगा, कोई भी रासायनिक समीकरण लिखा हुआ हो, आपसे पूछ दिया जाए इसमें बताइए बाबू अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। तीर के बाएं तरफ जो होगा, जितना भी हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, जितना भी हो वो सभी क्या कहलाएगा, अभिकारक। और तीर के दाहिना साइड में ऐसे हम लोग खड़ा होंगे तो ये क्या हो गया, हमारा दाहिना हाथ हो गया और ये बायां हाथ हो गया। तो बायां तरफ क्या रहता है, तो आप कहेंगे अभिकारक और दायां तरफ क्या होता है, उत्पाद होता है। आप ऐसे मत खड़ा हो जाइएगा, कहिएगा कहाँ, ये तो उल्टा हो गया, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, अभिकारक, उत्पाद, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण, शब्द समीकरण, अभिकारक, उत्पाद, ये सब आप जान गए हैं। तो अगले टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।